नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है कुख्यात वीरप्पन की। अब वक्त आ रहा है जब वीरप्पन मौत के मुंह में समाएगा। तो आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 339 और वीरप्पन श्रृंखला की यह 35वीं कहानी है। इसका आशय ये कि वीरप्पन की श्रृंखला शुरू हुई खबरों के पीछे में एपिसोड नंबर 305 से। देखिए, आज की कहानी हम बताएं इसके पहले एक भूल सुधार है। पता नहीं मुझसे क्या हो जाता है, मैं जंगल को जेल बोल देता हूं। ऐसी गलती एपिसोड नंबर 338 में भी हुई। और दूसरी गलती जो 338 में हुई वह यह कि एच नागप्पा, जो कर्नाटक के पूर्व कृषि मंत्री थे जिनका अपहरण वीरप्पन ने किया था, उनकी लाश 2 दिसंबर 2002 को मिली थी। तो देखिए, मैंने गलती सुधार दी है। अब आगे की कहानी बताते हैं। तो जैसा हमने प्रारंभ में ही कहा कि अब वीरप्पन को मौत के मुंह में समाना है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने फैसला कर लिया है कि अब वीरप्पन को नहीं छोड़ेंगे और वीरप्पन को पकड़ने या मारने का दायित्व फिर से के विजय कुमार को दिया जाता है, जो सुपर कॉप हैं, चेन्नई के पुलिस कमिश्नर रहे। पहले भी वीरप्पन के खिलाफ अभियान में एसटीएफ ने तैनात किए गए थे, लेकिन वापस बुला लिए गए थे। और अब जबकि चुनौती और ज्यादा गहरी हो गई है, जयललिता के सामने के विजय कुमार के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। के विजय कुमार वैसे पुलिस पदाधिकारी हैं, वैसे आईपीएस हैं जो जयललिता की सुरक्षा में तब रहे जब लिट्टे से बहुत खतरा था, जब राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। के विजय कुमार बीएसएफ में रहे। के विजय कुमार कश्मीर में जाकर आतंकियों से लड़े। और के विजय कुमार के बारे में यह भी सभी को पता है कि वे जब तमिलनाडु में थे तो छुट्टियां वह जाकर वीरप्पन के खिलाफ चल रहे अभियान को जानने में गुजारते थे। तो अब जयललिता ने कह दिया कि विजय कुमार को, अब आप ही हैं, आपको ही इसे पकड़ना या मारना है, मैं और किसी को नहीं जानती हूं। मैं समय नहीं पूछती हूं, लेकिन आप अपना 100% दीजिए। और के विजय कुमार ने भी भरोसा दिलाया कि हम 100% देंगे। देखिए, जयललिता वीरप्पन के मामले में बिल्कुल स्पष्ट थी। जो पहले वीरप्पन से लड़ रहे थे बाल्टा दाबाराम, उनकी एक नोटिंग भी के विजय कुमार ने देखी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जयललिता ने जब एसटीएफ को जो जरूरत हुई वह तुरंत दी, किसी बात में कोई कोताही नहीं हुई। सैटेलाइट फोन की मांग की गई, सैटेलाइट फोन मिला। तब के जमाने की सुपर फास्ट बोलेरो गाड़ी दी गई और अफसरशाही पर नकेल कसी गई, क्योंकि अफसरशाही के कारण यह देखा गया कि केरल में वीरप्पन मारे जाने से बच गया, क्योंकि हवाई जहाज उड़ रहा था, हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, फिर भी वह नहीं सामने आया और नहीं पकड़ा गया। तो जयललिता ने नौकरशाही पर नकेल कसती थी, फालतू सवाल बिल्कुल ही नहीं पूछा जाना था। देखिए, होता यह है कि ये जो नौकरशाही होती है और जो परचेज डिपार्टमेंट होता है, वह कई ऐसे सवाल पूछती है जिसका जवाब नहीं होता है। जैसे यह भी पूछ दिया जाता है कि यदि अभी आपके पास 9mm की 3000 गोलियां हैं तो फिर 7.62 बोर की 2000 और गोलियां खरीदने की जरूरत क्या है। अब देखिए, ग्राउंड जीरो पर जहां अभियान चल रहा है वहां आपको पता नहीं है जरूरत क्या है, लेकिन वो अफसर ऐसा करते हैं। खैर, तो के विजय कुमार पर जयललिता का भरोसा। अब के विजय कुमार भी तैयार होते हैं जंगल में चलने को, और वहां सत्था मंगलम, जिसे आगे हम सत्थी कहेंगे, वहां हेडक्वार्टर है एसटीएफ का, वहां उन्हें पहुंचना है। लेकिन इसके पहले ही के विजय कुमार, जिन्होंने बाद में वीरप्पन को मारा भी, उनका हौसला तोड़ने का तमाम प्रयास किया जाता है। जो मीडिया है, तमिलनाडु की मीडिया, कर्नाटक की मीडिया, वह यह खबर उछालने लगती है, चलाने लगती है कि के विजय कुमार को जंगल में उठाकर पटक दिया गया है। उन्हें नकारा पुलिस प्राधिकारी सिद्ध करने की कोशिश की जाती है और इस तरीके से मीडिया ट्रायल होता है। अभी
ड्यूटी संभालने के पहले ही कि के विजय कुमार स्वयं तो परेशान नहीं होते हैं, लेकिन उनके जो बेल विशर्स हैं उन्हें भी लगता है कि जयललिता ने के विजय कुमार को दंडित किया है। लेकिन के विजय कुमार अपने हौसले से जाने जाते हैं और उनका हौसला ही आगे जीतना है। तो बेल विशर्स की वो फिक्र नहीं करते हैं। उनका मानना है कि देखिए, उनकी चिंता जो चल रही खबरें हैं उसके कारण जायज है, लेकिन के विजय कुमार को यह भी पता है कि जो ऑपरेशन है वह इतना आसान नहीं है, वीरप्पन है वह, और वीरप्पन को पकड़ने की अभी कितनी कोशिशें नाकाम हुई है, कितने लोगों की शहादत हुई है, कितने जवान मारे गए हैं, कितने प्राधिकारी मारे गए हैं। तो देखिए, के विजय कुमार जब सत्था मंगलम के लिए चलने के लिए तैयार हो गए, बुढ़िया बिस्तर बंधने लगा, तो एक चैलेंज सामने आया कि पत्नी मीरा कहाँ रहेंगी, और बिटिया जिसने एक हाल में ही ग्रेजुएशन किया था उसे आगे पीजी की पढ़ाई करनी थी। तो पत्नी मीरा वह साथ चलने को तैयार हो गई कि जंगल में ही रहूंगी, आपके साथ रहूंगी। लेकिन बिटिया को चेन्नई में एक दोस्त के घर छोड़ा गया ताकि वह पढ़ाई कर सके। देखिए, के विजय कुमार को इस बात का स्मरण है कि जब बुढ़िया बिस्तर बांधा जा रहा था, सहयोगी काम कर रहे थे, तो पत्नी मीरा ने कहा था, 8 साल की नौकरी बची है तुम्हारी, अब सामान बांधे जा रहे हैं, तो ये लोग जो सामान बांधने वाले हैं उन्हें भी अपने साथ लेते चलो, वीरप्पन को पकड़ने में मदद करेंगे। तो देखिए, के विजय कुमार साहब को गुस्सा भी आया, प्यार भी उमड़ा, और उन्होंने पत्नी से कहा, क्या तुम्हें मैं इतना नकारा लगता हूं? क्या तुम्हें लगता है कि वीरप्पन को पकड़ने में मुझे 8 साल लगेगा? बस इतना ही भरोसा बचा है? तो मीरा ने कहा, मतलब के विजय कुमार की पत्नी ने, क्या कहूं, और यह मीरा ही कह सकती थी के विजय कुमार को कि अरे तुम क्या करोगे, तुम घर में एक जोड़ी चप्पल जो गुम हो जाती है उसे तो तलाश नहीं पाते हो, और अब चले हो वीरप्पन को तलाशने। तो यह तंज कसा के विजय कुमार की पत्नी मीरा ने, लेकिन यह तंज के विजय कुमार पर सिर्फ मीरा ही कस सकती थी, क्योंकि वह जीवन पार्टनर थी। जब वीरप्पन की बात होती, मीरा से उनके सगे संबंधी पूछते, तो एक सगे संबंधी ने यह कह दिया था, वीरप्पन कभी पकड़ा नहीं जाएगा, बेकार में परेशान हो रहे हो तुम। तो मीरा के विजय कुमार की पत्नी ने उस सगे संबंधी से बातचीत बंद कर दी थी कि विजय कुमार की काबिलियत का तुम्हें पता नहीं है, और मीरा ने तब तक बातचीत नहीं की जब तक वीरप्पन मारा नहीं गया। तो खैर, अब के विजय कुमार अपनी पत्नी मीरा के साथ बेटी को चेन्नई में छोड़कर पहुंच गए सत्था मंगलम, जिसे हम सत्थी कहते हैं। वहां हेडक्वार्टर है एसटीएफ का, जहां से वीरप्पन के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। तो सत्था मंगलम में जो एसटीएफ का हेडक्वार्टर बनाया गया है, जहां के विजय कुमार साहब को बैठना है, दरअसल वह एक मैरिज हॉल है। पहले मैरिज हॉल ही बना था जिसका नाम था कल्याण मंडपम, लेकिन अब इसका इस्तेमाल एसटीएफ के हेडक्वार्टर के रूप में हो रहा था। और जो के विजय कुमार का चैम्बर बना या चैम्बर था, वह चैम्बर था उस कल्याण मंडपम में, मतलब मैरिज हॉल में दूल्हे का, मतलब जब वहां कोई बारात आती थी, कोई पार्टी होती थी, कोई शादी होती थी, तो जिस कक्ष में दूल्हा बैठा था उस कक्ष में अब के विजय कुमार साहब बैठे थे। अब वे बैठ गए और फिर पहला इंटरेक्शन, वहां जो एसटीएफ के ऑफिसर्स थे और जवान थे, जो लगातार वीरप्पन से लड़ते आ रहे थे, कभी हौसला बनता था, कभी हौसला टूटता था, परेशान तो थे ही, कभी सरकार पर भी गुस्सा आता था, उनसे पहला संवाद के विजय कुमार को करना था। के विजय कुमार याद करते हैं कि सभी लोग जमा थे। मैंने उनसे संवाद ही शुरू किया कि देखिए, आप लोगों के बीच में 40 ऐसे लोग, जवान और प्राधिकारी, मुझे साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं जिन्हें शादी का इंतजार है, मतलब उनकी शादी अभी होनी है। और यह शादी आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने प्रतिज्ञा ले रखी है एसटीएफ में आने के पहले कि जब तक वीरप्पन को पकड़ेंगे या मारेंगे नहीं, तब तक शादी नहीं करेंगे। तो देखिए, अब मैं आया हूं
आपके सहयोग से मुझे वीरप्पन को पकड़ना है, आपकी भूमिका तय होनी है। और यदि हम सभी मिलकर साथ लड़ेंगे तो वीरप्पन को पकड़ेंगे, वीरप्पन को मारेंगे। लेकिन पहले जो भूल हुई है उस भूल पर भी हमें नजर देनी है कि कौन सी गलतियां हुई और किस कारण से हम वीरप्पन तक पहुंचकर भी कामयाब नहीं होते हैं, नुकसान लेकर वापस लौट आते हैं। तो देखिए, जहां के विजय कुमार का चैम्बर है और उसी के पास में एक ऑपरेशन रूम है जहां से एसटीएफ के ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो उस रूम में एक मैप टंगा है, नक्शा, और उस नक्शे में जगह जगह रंग बिरंगी पीन लगी हुई है। यह पीन जो है रंग बिरंगी, वह इस बात का संकेत देती है कि कब कहां वीरप्पन के साथ मुठभेड़ में या ऑपरेशन में क्या सब हुआ था, कहां नुकसान हुआ, कहां वीरप्पन था, कहां हम पीछे छूट गए, कौन सी गलती हुई, कहां वीरप्पन के होने का अनुमान हो सकता है, कौन सा इलाका है जो वीरप्पन के प्रभाव का है, कौन सा इलाका है जो वीरप्पन के प्रभाव का नहीं है। तो के विजय कुमार अब इंटरेक्ट कर रहे थे और वहां हुसैन भी मौजूद थे। मोहन नवाज, हुसैन, ये सारे ऐसे लोग जो लगातार वीरप्पन से लड़ रहे थे। तो हुसैन ने सबसे पहले कहा कि विजय कुमार का सवाल था कि पहले आप हमें यह बताइए कि वीरप्पन का प्रभाव कितनी दूर तक है और इसका दायरा क्या है, किलोमीटर में बताइए। तो हुसैन ने जवाब दिया कि देखिए, वीरप्पन का जो प्रभाव का इलाका है वह 14,000 घन वर्ग किलोमीटर में है। तो इनमें से कहां, किस प्रदेश में कितना, तो 6,000 घन वर्ग किलोमीटर तमिलनाडु का, 6,000 घन वर्ग किलोमीटर कर्नाटक का और 2,000 घन वर्ग किलोमीटर केरला का। और इस 14,000 किलोमीटर के दायरे में 400 गांव हैं और ये 400 गांव ऐसे हैं जिन पर हम एसटीएफ वाले लगातार निगहबानी नहीं रख सकते। यह भी सही है कि गांव बहुत दूर दूर हैं, जंगल के भीतर हैं और हम जब नजर नहीं रख सकते हैं तो इन गांव में वीरप्पन का प्रभाव इतना है कि जब मर्जी वह आता है और चला जाता है। इन गांवों में उसका बहुत ज्यादा असर है। तो अब के विजय कुमार ने पूछा कि चलिए ये सब ठीक है, लेकिन हमें अब यह बताइए कि वीरप्पन के गैंग में वीरप्पन के साथ अभी कितने लोग हैं। तो जो जानकारी है वो दी गई, वहां जो मौजूद हैं एसटीएफ वाले, उन्होंने बताया कि देखिए, वीरप्पन के साथ अब तो सिर्फ 4-6 लोग ही बचे हैं और इन्हीं 4-6 लोगों के बूते वीरप्पन का आतंक चल रहा है। वीरप्पन जहां जाता है वे साथ होते हैं, गोविंदन साथ है जो सेकंड इन कमांड है। यह भी सही है कि वीरप्पन के आंख में बीमारी है, उसे इलाज की जरूरत है, लेकिन वीरप्पन तो वीरप्पन है। तो फिर के विजय कुमार ने पूछा कि जब ये 4-6 लोग ही बचे हैं तो इनके बाकी लोग कहां गए। तो एसटीएफ वालों ने कहा कि देखिए, इनके गिरोह के जो और मेंबर्स थे उनमें बहुतों को तो हम सभी ने मार गिराया है और बहुत सारे ने आत्मसमर्पण किया, बहुत सारे जेल के भीतर हैं। और हमारे ऑपरेशन का परिणाम यह रहा है कि वीरप्पन अब एक जगह ठहर नहीं सकता है और दूसरा असर यह रहा है कि उसे नए भर्ती करने वाले लड़के नहीं मिल रहे हैं, उसके गिरोह का साइज छोटा होता जा रहा है। तो के विजय कुमार कहते हैं कि जब ये 4-6 लोग ही बचे हैं तो क्या हम उनसे निपट नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी फौज हमारी, सारा सहयोग, सभी सरकारें तैयार, तो परेशानी क्या है। तो देखिए, वहां जो मौजूद हैं एसटीएफ के जाने माने पदाधिकारी, उनमें हुसैन सबसे काबिल, सबसे ज्यादा पीछे लगे रहने वाले, और भी लोग हैं, मोहन नवाज हैं, क्रूअप्पा हैं, सभी के नाम आएंगे। तो वे कहते हैं कि देखिए, परेशानी ये है कि जो हमने एसओपी, जिसको आप कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल, एसटीएफ का बना रखा है, उसमें बुनियादी बहुत सारी चीजें गलत है। तो के विजय कुमार ने पूछा क्या। तो सबसे बड़ी गलती यह है कि हम बड़ी बड़ी टुकड़ियों में जाते हैं। जो हमारी टुकड़ी होती है एसटीएफ की, जब हम निकलते हैं पेट्रोल पर,
या वीरप्पन के बारे में पुख्ता सूचना प्राप्त कर, तो 15 लोगों से कम की टुकड़ी नहीं होती है एसटीएफ की, एलएमजी भी होती है। तो जब 15 लोग होते हैं तो जंगल में चलते हैं तो ये दूर से ही 15 लोग दिखाई पड़ते हैं। चाहे हम जितना कह लें कि हमारे चलने की आवाज नहीं के बराबर होती है, हम खांसते भी नहीं हैं, हम कहीं मल मूत्र भी ऐसी जगह नहीं त्यागते हैं जो निशान छोड़ता हो, फिर भी 15 लोग हैं, वह दूर से दिख जाते हैं। मतलब वीरप्पन गैंग जो है हमें दूर से देख लेता है। तो ऐसे में 15 लोग, इस टुकड़ी को छोटा करना होगा। के विजय कुमार के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि यदि फीडबैक है कि 4-6 लोग ही यदि वीरप्पन बचा है, तो फिर 15 लोग क्या हमारे जो जवान हैं, शारीरिक रूप से भी हथियार तो है ही हमारे पास, ज्यादा अत्याधुनिक हथियार है, तो क्या ये 4-6 लोग से हमारे 4-6 लोग नहीं निपट सकते हैं? तो पहला सवाल और जो पहली जानकारी दी जाती है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह यह बात बताई जाती है के विजय कुमार को कि देखिए हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि जब कभी हम रेड प्लान करते हैं वीरप्पन के खिलाफ, तो हम जंगल में जाने के पहले राशन की व्यवस्था करते हैं। और राशन खरीदते कहां से हैं? तो राशन खरीदते हैं बाजार से, मार्केट से, लोकल मार्केट से। और जैसे ही हम राशन खरीदते हैं तो वीरप्पन को जानकारी मिल जाती है कि कोई पेट्रोल मेरे पीछे आने वाली है। वैसे भी जिन 400 गांवों का जिक्र है वहां वीरप्पन का जो खबरी जाल है वह बहुत ही मजबूत है। तो के विजय कुमार के दिमाग में यह बात भी फिट बैठ जाती है कि हमें लोकल मार्केट से राशन नहीं खरीदना होगा। सो इसलिए वे तत्काल पहला ऑर्डर करते हैं कि अब राशन लोकल मार्केट से हम नहीं खरीदेंगे। जो हमारा स्टोर रूम है वहां पहले से राशन भंडारण किया जाएगा ताकि जब जरूरत हो उसी स्टोर रूम से हम राशन निकालें और चल पड़े। तो इस गलती को सुधार दिया जाता है। फिर एक बात और आती है, जो बात के विजय कुमार को चुपके से कही जाती है, जो उनके भरोसेमंद है। कहा यह जाता है कि विजय कुमार साहब को याद दिलाया जाता है कि आपको स्मरण होगा कि एक मुठभेड़ के बाद और एक तलाशी के बाद जंगल के भीतर वीरप्पन के ठिकाने से एक वायरलेस सेट मिला था और यह वायरलेस सेट एसटीएफ का रेडियो था। तो सवाल यह पैदा तब भी हुआ था, सवाल अब भी अनसुलझा है कि वह वायरलेस सेट वीरप्पन तक पहुंचा कैसे था। इसका मतलब यह है कि हमारे भीतर, एसटीएफ के भीतर भी कुछ न कुछ लोग हैं जो वीरप्पन के प्रति हमदर्दी रखते हैं, न वीरप्पन को पकड़ना चाहते हैं, न वीरप्पन को मारना चाहते हैं। तो इस पर भी काम प्रारंभ हुआ और जानकारी प्राप्त की जाने लगी। तो कुछ ऐसे लोग चिन्हित किए गए जिनके बारे में यह जानकारी मिली कि जब वीरप्पन के लिए पेट्रोल निकलता है, गश्ती निकलती है, छापेमारी के लिए टीम जाती है, तो उनमें कुछ वैसे ऑफिसर्स हैं जिन्हें कहा जाता है कि आपको पूर्व दिशा में जाकर, मतलब ईस्ट में जाकर रेड करनी है, सूचना उधर की ही है। तो वे पूरी पेट्रोल को लेकर चले जाते हैं वेस्ट में, मतलब पश्चिम दिशा की ओर। तो ऐसे कौन लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जाने लगा। फिर यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो पेट्रोल में वीरप्पन से लड़ने के लिए गैर जवानों का हौसला भी तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि चले हैं तो हम वीरप्पन को पकड़ने के लिए, लगे रहो, लेकिन जान लो वीरप्पन का मल मूत्र भी हमें नहीं मिलेगा, मतलब न पेशाब मिलेगा न पैखाना मिलेगा। तो ऐसे लोग, यदि ऐसे लोग एसटीएफ के भीतर मौजूद हैं तो उन्हें बाहर निकालना भी जरूरी है। लेकिन बाहर निकालने का रास्ता भी इतना आसान नहीं है क्योंकि वे एसटीएफ के भीतर रहकर पूरी तैयारी को जानते हैं। इसलिए उनके कॉन्फिडेंस को लेकर उनकी मनमर्जी पोस्टिंग दिलाकर ही उन्हें वहां से विदा किया जा सकता है। तो फिर के विजय कुमार इस दिशा में भी कार्य करना शुरू करते हैं कि कहां से कटाई छटाई करें, कहां से शुद्धिकरण करें एसटीएफ का,
और जब मुखबिरों की बात होती है, जिनसे वीरप्पन के बारे में खबरें मिलती है, तो देखिए, चाहे पुलिस हो चाहे एसटीएफ हो, उनके पास एक फंड होता है एसओएस, जिस फंड का इस्तेमाल मैक्सिमम मुखबिरों के लिए किया जाता है। तो मालूम यह होता है कि जो मुखबिरों का हमारा नेटवर्क है वह भी कमजोर पड़ा है। और क्यों कमजोर पड़ा? क्योंकि बहुत सारे मुखबिर जिनके साथ हमारा जो कमिटमेंट रहा है, उस कमिटमेंट को हमने बीच में छोड़ा है। जिन्हें हमने कहा है कि आपको आर्थिक मदद दी जाएगी, उन्हें समय पर आर्थिक मदद नहीं दी गई है। इस कारण वे हमें सूचना देने में कतराते हैं। तो अब के विजय कुमार के पास एक प्लान दिमाग में चलता है और वे मानते हैं कि अच्छा, इस पर हम फैसला करते हैं कि जब सही में वीरप्पन गैंग में अभी वीरप्पन के साथ 4-6 लोग ही बचे हैं, तो हमारी बड़ी टुकड़ी क्यों जाएगी? हम 15 की टुकड़ी नहीं भेजेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि टुकड़ी जब हम छोटी करेंगे, जब हम अपने 4-6 लोगों को जाने को कहेंगे, 6 लोगों को जाने को कहेंगे, तो क्या वे तैयार होंगे? क्या उनकी जान पर रिस्क नहीं आएगा? क्या वे फंस नहीं सकते हैं? वीरप्पन तो अब तक बड़ी बड़ी टुकड़ी पर हमला बोलता रहा है। और यदि ये तैयार भी होंगे तो फिर इसे लीड करने वाले हर टुकड़ी को कहां से इतने लोग आएंगे? तो इस सवाल में के विजय कुमार फंसते हैं और रास्ता भी उन्हें निकालना है। तभी के विजय कुमार ने दुनिया के कई ऑपरेशंस को पढ़ा है। उन्हें स्मरण आता है अमेरिकन एक्सपर्ट जॉन मैकवेन का। जॉन मैकवेन एक ऐसे अमेरिकन एक्सपर्ट रहे जिन्होंने विद्रोहियों और आतंकियों पर बड़ा अभियान चलाया। तो जॉन मैकवेन की जो टिप्पणी है, जॉन मैकवेन की जो एडवाइस है, वो ये कहती है, और इससे के विजय कुमार प्रभावित होते हैं, कि पहले अपने दुश्मन की नकल करो और फिर उससे बेहतर होकर मार दो। तो जॉन मैकवेन की यह टिप्पणी के विजय कुमार के माथे में घूमने लगती है। वे यह फैसला कर लेते हैं कि अब हमें वीरप्पन से लड़ने के लिए वीरप्पन का नकल करना होगा, और जब वीरप्पन का नकल करने लगेंगे, उससे अपने को बेहतर बना लेंगे, तो वीरप्पन को मार देना आसान काम होगा। इसी माथापच्ची में उन्हें अमेरिकी आर्मी के ब्रिगेडियर रसेल का भी ख्याल आता है। ब्रिगेडियर रसेल, जिन्हें अमेरिका में जाना जाता है, जिन्होंने अमेरिका की फौज में एक स्पेशल फोर्स बनाई जिसका नाम था ग्रीन बेरेट। और ये जो ग्रीन बेरेट स्पेशल फोर्स थी, ब्रिगेडियर रसेल ने जिसे बनाई थी, उसे महारत हासिल थी काउंटर में, उसे महारत हासिल थी गुरिल्ला ऑपरेशन में। और ये जो ब्रिगेडियर रसेल हैं, उनकी जो योग्यता थी, जो काबिलियत थी, जो वीरता थी, वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखी गई थी, जब जापान से लड़ाई चल रही थी। और जापान से जो लड़ाई चल रही थी, उसमें फिलीपींस में अभियान ऑपरेशन ब्रिगेडियर रसेल ने ही चलाया था। और यह गुरिल्ला ऑपरेशन इतना तीखा था कि जापान को घुटने टेकने पड़े थे। और जब जापान ने घुटना टेका, सरेंडर किया, समझौते की मेज पर आए, पंचनामा तैयार होने लगा, तो जापानी जनरल थे तोमोयुकी यामाशिता। उन्होंने इस बात को कबूल किया कि ब्रिगेडियर रसेल के गुरिल्ला ने और छापामार दस्ते ने हमारा नाको दम कर रखा था। तो ब्रिगेडियर रसेल का ओहदा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जब जापान ने सरेंडर किया और मेज पर पंचनामा लिखा जा रहा था, तो उस वक्त ब्रिगेडियर रसेल को सम्मान बैठाया गया। तो के विजय कुमार साहब को यह बात समझ में आ गई कि अब यदि वीरप्पन के खिलाफ लड़ना है, वीरप्पन को मारना है, वीरप्पन को पकड़ना है, कुछ भी करना है, तो हमें जॉन मैकवेन और ब्रिगेडियर रसेल की तरह अभियान चलाना होगा। और इस अभियान की तैयारी में वे लग गए। इस अभियान की तैयारी में उन्होंने अब क्या क्या किया, यह आपको बताएंगे, क्योंकि अब वीरप्पन मरने वाला है, बहुत दिनों की जिंदगी नहीं है, लेकिन इस बीच बहुत कुछ होने वाला है। तो आप अगली कहानी देखेंगे खबरों के पीछे के एपिसोड में कल रात 9 बजे। तो आप बने रहिए खबरों के पीछे के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध
कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, यदि कोई विशेष कहानी सुनाने बताने को कह रहे हैं तो उस कहानी की तारीख, मतलब बादात की तारीख, साल, स्थान का पता है तो हमें जरूर बताइए। अपनी डायरी के पन्नों में तलाशने में हमें मदद मिलेगी। जरूरत होने पर हम अपनी रिसर्च टीम को भी कहेंगे। आप अपना नंबर भी लिखकर भेजिए ताकि हम आपसे बातचीत करें। हम आपकी पहचान को तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं वीरप्पन श्रृंखला की अगली कहानी के साथ कल रात 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।